हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो बेसिकली 104% का टैरिफ जो बेसिकली यूएस ने चाइना के ऊपर लगाया था, उसके बिल्कुल विरोध में उसका रिटेलिएट करते हुए बेसिकली चाइना ने भी 104% का ये टैरिफ कहीं ना कहीं एडिशनल जो अभी इंक्रीज करके अभी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बेसिकली इंक्रीज करके उसको 104% कर दिया। तो यूएस के ऊपर भी चाइना ने 104% का टैरिफ लगा दिया है। अब दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे को टैरिफ के ऊपर टैरिफ टैरिफ के ऊपर टैरिफ ये चलता जा रहा है। ये कहां जाके रुकेगा? क्या कोई इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है? और क्या इसके इंपैक्ट होंगे पर्टिकुलरली आप ग्लोबल इकोनॉमी में देखोगे या फिर हमारी इकोनॉमी में? और किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अब यहां से आगे देखते हो, ये पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे, आज किस तरीके का मार्केट रहा वो टुवर्ड्स द एंड करते हैं, और आगे किस तरीके का मार्केट रह सकता है वो भी एक बार चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो को। सबसे पहले अगर आप देखोगे ये जो आज न्यूज आई है बेसिकली टैरिफ्स को लेके, और उसके पीछे जो सबसे पहले कहानी चल रही थी कि ट्रंप बेसिकली ये जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसा मार्केट में एक रूमर था कि ट्रंप इसलिए कर रहे हैं कि इसकी वजह से स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं पैसा निकलेगा और वो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट की तरफ जाएगा। और जनरली ऐसा होता है कि जब स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैशेस आते हैं, जहां पर जब इन्वेस्टर्स को रिस्कियर एसेट्स में कहीं ना कहीं डर लगने लगता है, तो वो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाते हैं, मतलब बॉन्ड मार्केट की तरफ जाते हैं। अब बॉन्ड मार्केट के अंदर अगर डिमांड बढ़ेगी यूएस बॉन्ड्स की, तो वहां पर जो यील्ड कर्व है बेसिकली वो नीचे की तरफ होगा। और ऐसा होने का जनरली आप देखोगे तो इस तरीके की चीजें होती हैं। बट आज जब वीडियो बना रहा हूं तो बेसिकली अभी भी हमारी जो यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो 4.5-5% के आसपास है, और 30 ईयर्स की तो कुछ 5% से भी ऊपर की पहुंच गई है। तो अगर ये तथ्य भी सही होता या फिर जिस तरीके का रूमर चल रहा है, तो मार्केट इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और यूएस को जो अपना डेट रीफाइनेंस करना है बेसिकली इस साल के अंदर, आई थिंक अगस्त का वो डेट है जब इनका डेट रीफाइनेंस होना है, नहीं सॉरी नेक्स्ट ईयर में है बेसिकली जब इनका डेट रीफाइनेंस होना है। तो वो बेसिकली अगर इतने ही रेट पे रीफाइनेंस होगा जो बेसिकली पर्टिकुलरली मोटिव हो सकता है जिस तरीके का रूमर चल रहा है, तो आई थिंक वो तो एकदम फेल ही हो गया है। इसके बाद आगे अब आने वाले दिनों में देखेंगे हम किस तरीके की चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर ये पॉइंट से थोड़ा हम और देखते हैं और यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं, और ट्रंप जो वाली बात बोल रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब यहां से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कितना ग्रेट बनता है, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 5 साल 10 साल के अंदर कुछ आज जो आप काम कर रहे हो उसके इफेक्ट आने शुरू होंगे। मतलब आप ब्रॉडर टर्म में देख रहे हो कि आप सारी कंपनीज को यही मैन्युफैक्चर करने के लिए बोल रहे हो। एक तरीके से जो हमारा पीएम मोदी वाला जो मिशन था आप निर्भरता, उसको ट्रंप साहब ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं कि इसके अच्छे हों, बट शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप एकदम से एक चीज को जो इतने सालों से चली आ रही है और एकदम उसको पूरी ओवरनाइट सब कुछ चेंज करना चाहोगे, तो इस तरीके का हड़कंप पूरी दुनिया में मचेगा। अब 104% टैरिफ जो चाइना के ऊपर लगाया है इन्होंने, और जितनी भी यूएस की कंपनी बेसिकली चाइना के अंदर माल बनाती है, जैसे एप्पल और जो बाकी जो बेसिकली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहीं ना कहीं चाइना में है। और वो चाइना में इसलिए थी क्योंकि वहां पर उनको जो लेबर कॉस्ट थी वो काफी चीप थी इन कंपैरिजन टू यूएस। तो वहां पर बनाने में इन कंपनियों को फायदा होता था, और यहां पर जब वो माल बेचती तो एक अच्छा मार्जिन कमा पाती थी। अब अगर 100 रुपए की चीज अगर आप यूएस के अंदर भेजोगे तो वो 204 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर 104% का टैरिफ लगने वाला है। अब इसकी वजह से अल्टीमेटली जब यूएस के अंदर ये माल आएगा तो अल्टीमेटली पैसा किसकी जेब से जाना वाला है? ये पैसा यूएस की जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो उनकी जेब से ही जाने वाला है। तो असल में जो टैरिफ का मेन जो बोझ उठाने वाले हैं वो है आम जनता, वो आम लोग जिन्होंने ट्रंप को मतलब वोट देके जिताया है। अल्टीमेटली वो पैसा वही देने वाले हैं। ऐसा नहीं है ट्रंप अपनी जेब से कोई पैसा डालेगा या फिर उसके अंदर कोई यूएस गवर्नमेंट कुछ करने वाली है। यूएस गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इसकी वजह से बढ़ जाएगा, क्योंकि 104% का टैरिफ अगर यूएस आप समझिए कि चाइना के ऊपर है, तो बाकी देशों के ऊपर भी 50% 30% अलग अलग देशों पे अलग अलग है। और उस तरीके बाकी सबकी डील्स भी चल रही है कि किस तरीके की डील होती है। तो इससे ओवरऑल जो यूएस ट्रेजरी की इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और इनका जो मेन प्रॉब्लम था बेसिकली आप देखोगे तो यूएस डेट जो लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर का है, उसमें काफी ज्यादा नीचे की तरफ का ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब ये शॉर्टर ड्यूरेशन की बात हुई। लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आप बात करोगे तो ये एक अच्छी चीज है कि यूएस का डेट कम हो रहा है। बट शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे अगले 1 2 3 महीने साल के अंदर, तो मेजर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। रातों रात एप्पल अपनी फैक्ट्री चाइना से उठा के यूएस में शिफ्ट नहीं कर सकता। रातों रात कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्रियां जितनी भी हैं उनको बंद करके किसी और देश के अंदर नहीं शिफ्ट कर सकती।
तो ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। अब यूएस में अगर आप बात करोगे चीजें महंगी होंगी, जो एक चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब वो टैरिफ लगाने के बाद अगर 104 रुपए की मिलने लगेगी तो उसकी वजह से डिमांड में स्लो डाउन आएगा। डिमांड में स्लो डाउन आएगा तो कहीं ना कहीं कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में रिडक्शन आ सकता है। कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में अगर रिडक्शन आएगा तो आप देखोगे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बढ़ सकती है। और जो ये सारी चीजें जब आपस में मिल जाएंगी तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको एक रिसेशन की तरफ भी लेके जा सकती है। तो हो सकता है अगर ये चीजें चलती रहती हैं और कोई नेगोशिएशन नहीं होता और ओवर द 6-9 मंथ्स जब डेटा आना स्टार्ट होंगे यूएस के, तो उसमें हमें मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, हाई इन्फ्लेशन का इन्वायरमेंट देखने को मिले, जहां पर यूएस एक मेजर रिसेशन के अंदर चला जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने ही वाला है, बट जिस तरीके की चीजें आज हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही हैं। और जब एक इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आता है, तो इंडिया जैसे बात करने वाले हैं कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया, एज ऑफ नाउ अगर इम्पैक्ट देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका कि इस जो टैरिफ है उसमें इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, एज ऑफ नाउ नंबर्स के पर्पज से देखो तो हमारी जीडीपी का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो 2-3% से ज्यादा का हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात बिल्कुल सही है। बट जब आप इतनी बड़ी आप एक अल्टीमेटली एक वर्ल्ड का पार्ट हो, अगर वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आएगा तो आपको भी उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कम ज्यादा वो एक अलग कहानी है, बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया में नहीं पड़ेगा। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि 5-10 साल अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके अंदर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट ऑन अ शॉर्टर रन अगर आप देखोगे, अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर कोई रिसेशन आता है तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उससे इंपैक्टेड होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी 2 मेजर सेक्टर हैं बेसिकली, जो आईटी और फार्मा, जो यूएस के अंदर काफी ज्यादा काम करते हैं। आईटी के अंदर आप हालत देख ही रहे हो कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और अभी ट्रंप ने ये वाली बात भी बोली है कि बेसिकली जो फार्मा के अंदर है अभी उसका उन्होंने टैरिफ घोषित नहीं किया, अगर वो भी टैरिफ घोषित हो जाता है तो यहां पर इंडियन कंपनीज को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ब्रॉडर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके अलावा अगर आपसे बात करता हूं या अगर आप देखोगे तो इंपैक्ट वाली इंडिया के ऊपर, तो अगर यूएस के अंदर कोई रिसेशन देखने को मिलता है तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और मार्केट के पर्पज से अगर आप देखोगे, अभी यूएस की भी बात कर लेते हैं, इंडिया की भी बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स कुछ 40-45 हजार का हाई था, आज कुछ 36-37 हजार के आसपास घूम रहा है। तो आप देखोगे लगभग 20% की करेक्शन इनके ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स के आसपास, किसी में थोड़ी ज्यादा भी हो गया, नैस्डैक में थोड़ी ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट 20% की करेक्शन हो चुकी है। हमारे मार्केट्स में अगर आप देखोगे अभी निफ्टी के अंदर करेक्शन 26,000 में आज भी जहां हम बंद हुए हैं, तो आप देखोगे तो 22,400 के आसपास बंद हुए हैं। तो आप मोटा मोटा 15% की करेक्शन हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिली है। तो वहां पर थोड़ी प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा है, यहाँ प्राइस वाइज करेक्शन थोड़ी कम है। अब एकदम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि इमीडिएट अभी किस तरीके की चीजें होती हैं, उसके लिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। और जो हमारी कॉन्टिन्यूशन में काफी टाइम से बात होती आ रही थी, अगर जो लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने बात करी थी कि बेसिकली जो पिछला जो बाउंस आया था बेसिकली 23,800 की तरफ, वो एक फेक मूव हो सकता है और उसके बाद एक नीचे का लो दोबारा वो कट सकता है। और हमने देखा कि जब एक गैप डाउन हुआ 1000 पॉइंट का, उसके अंदर वो कटा, उसके बाद हम एक बाउंस लेने की हमने ट्राई करी है। और हमारा व्यू यही है कि यहां से हमें और डाउन साइड देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी को लगभग 20,500 के जोन में ला सकती है। जो एक गैप बना हुआ है, आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और वहां पे एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो ये निफ्टी 50 का अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट है। आज जो हमारी कैंडल बनी है वो बनी है रेड बाय, और जो हमारी क्लोजिंग आई है वो हाई है 22,400 की, 22,399, तो ऑलमोस्ट फ्लैट डे था आज। और ये हमारा जो नीचे लो लगा है 21,759। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में कि ये जो ऊपर से हम गिर रहे हैं बेसिकली, आप देखोगे ये हमारी एक ट्रेंड लाइन उतर रही है। और ये एक बार हो सकता है, यहां पर एक बार हो सकता है कि हम यहां तक भी आने वाले टाइम में आ जाए। मैं बहुत वर्स्ट केस में ये वाला भी मान सकता हूं कि हो सकता है हम एक बार इस लेवल के आसपास भी आ जाए, 23,400 के आसपास, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ये बाउंस यहां तक भी आ जाए, बट एक बार हमें और फाइनल एक बार नीचे जाना है, जिसके अंदर हमें जो हमारा 20,300 वाला गैप है वो बेसिकली एक बार हमें फुलफिल करना चाहिए। अब इस महीने आता है या अगले महीने आता है वो हमें देखना पड़ेगा। ये वाला जो गैप है अगर आप देखोगे तो 20,300 और ये 20,500 वाला गैप, एंड जैसे ही हम इलेक्शन लो के नीचे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी उस लो के आसपास जाने की। तो ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी के ऊपर भी कहीं इसी तरीके का सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं देखता हूं तो बेसिकली
आप देखोगे बैंक निफ्टी को भी लगभग यहां तक 43,000 के आसपास आना चाहिए। लगभग बैंक निफ्टी के अंदर भी 12-13% की करेक्शन और हमारे सामने हो सकती है। तो ये दोनों ही केस में हमें ये चीज देखने को मिल रही है। और अगर मैं आपके सामने अब डाउ जोन्स का बोलता हूं, तो डाउ जोन्स के ऊपर अब मेरे को जो बात लग रही है, अगर आप देखोगे तो कल जो इनके मार्केट क्लोज हुए हैं, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में आरएसआई चला गया है। डाउ जोन्स का आरएसआई है अब हमारे सामने 30 का, और कोविड टाइम में ये चला गया था 21। तो आप देखोगे तो बेसिकली बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। मैं ये नहीं कह रहा यहां से भी ओवरसोल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कोविड टाइम में भी हमने देखा है कि 21 के आसपास एक बार जा चुका है। तो यहां से थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा। हो सकता है यहां से कोई एक अपमूव हमें मिल जाए यहां से, या थोड़ा और नीचे से कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के अंदर अगर आता है, कोई भी नेगोशिएशन को लेके कोई चीज आती है, या फिर चाइना की तरफ से कोई रिटेलिएशन कम होता है, तो ये सारी चीज के ऊपर हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें पैन आउट होती हैं। लेकिन यूएस के चार्ट्स काफी ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, बाउंस होने की संभावना वहां से बहुत ज्यादा बन सकती है आने वाले दिनों में। और पर्टिकुलरली जो अप्रैल का मंथ है, यहां पर हमारे जो मार्केट्स हैं काफी दिनों बंद भी हैं। अगर आप देखोगे तो हम जब सीधा फ्राइडे को खुलने वाले हैं, कल हमारे यहाँ छुट्टी है, और उसके बाद सीधा हम ट्यूसडे को खुलेंगे नेक्स्ट वीक में। तो इस छुट्टी के माहौल में कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें पैन आउट हो रही हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काम लाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे लेवल्स हैं। जब आप अपना पोर्टफोलियो 3-5 साल बाद देखोगे, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा छोटी लग रही होंगी उस टाइम पे। और अगर कोई सिप में इन्वेस्टमेंट करता है, रेगुलर सिप इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको कभी भी भूल के बंद मत कीजिएगा, अगर आप 5+ साल का होराइजन यहां से लेके चल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।